हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क के बारे में। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में। इसके बारे में आपको पता तो जरूर होगा, बट कंप्लीट एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो ध्यान से देखना। सार्क क्या है? तो सार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पे एसोसिएटेड है। गवर्नमेंट मतलब कंट्रीज यहाँ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मेन काम इनका इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन करना है, पूरे रीजन को एक दूसरे से इकोनॉमिकली जोड़ना है। सार्क कब बना था? सार्क 1985 में बना। सार्क चार्टर के साइन होने के बाद बना। उस टाइम पे 7 कंट्रीज इसकी फाउंडर थी। 7 कंट्रीज कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पहली बार ये 81 में मिली थी, 80s में ये चर्चा स्टार्ट हुआ था, बट 85 में जाके सार्क फाइनली पिक्चर में आया था। बाद में अफगानिस्तान 8वां मेंबर बना इसका, और अफगानिस्तान कब आया? 2005 में आया। तो भले ही आइडिया स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश से, ढाका से, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है? काठमांडू, नेपाल में बनाया गया है। तो ऑप्शन में आपको ढाका या नेपाल दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। हेडक्वार्टर का आप सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर कहाँ रखोगे? नेपाल में रखोगे। ये हो गए 8 मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट के अलावा इसके 9 ऑब्जर्वर भी हैं। ऑब्जर्वर में यूरोपियन यूनियन भी है और 8 अलग कंट्रीज है। 8 कंट्रीज में चाइना भी है, यूएसए भी है, म्यांमार भी है, जापान, ईरान भी है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, और मॉरिशस है। तो ये नाम याद कर रखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यांमार इसी रीजन से बिलोंग करता है, तो म्यांमार बोलता है कि उनको भी फुल मेंबर का स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, ऑब्जर्वर से अपग्रेड कर करके। ये 8 कंट्री आप एक साथ देख सकते हो। ये रहा यहाँ पे मॉलडीव्स है। मॉलडीव्स को भूल मत जाना, एग्जाम में जनरली ऑप्शन में लोग मिस कर देते हैं। और यहाँ पे जो म्यांमार आएगा वो म्यांमार अभी तक फुल मेंबर नहीं है, ठीक है। और अफगानिस्तान फुल मेंबर है, ठीक। आगे प्रिंसिपल क्या है? तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि सारे कंट्री जो भी मेंबर स्टेट हैं सॉवरेन इक्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, एक दूसरे में कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मेंटेन रखेंगे और इंटरफियर नहीं करेंगे। एक कंट्री में दूसरा कंट्री इंटरफियर नहीं करेगा, बट पाकिस्तान इंडिया में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में करता रहता है, ठीक है। और क्या बात हुई कि ये बात हुई कि ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सार्क ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बायलेटरल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का। मतलब इंडिया और पाकिस्तान में बायलेटरल रिश्ता निभाना है तो उसका सब्स्टिट्यूट सार्क नहीं है, ये अलग से बस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। और यूएन जैसा मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस उसको क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। उनके साथ ये भी एक एडिशनल है। बात ये आती है कि सार्क का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशन से। अगर यूएन का ऑब्लिगेशन ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स को मेंटेन रखना है, तो सार्क भी उसको ओबे करेगा, उस ऑब्लिगेशन का फॉलो करेगा। बायलैटरल रिलेशन ऐसे बोलते हैं एक दूसरे की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तो सार्क भी वैसा एक्सेप्ट करेगा। तो ये इन 3 मेन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है तो वहां के पीपल का वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। तो ये भी यहाँ के पीपल के वेलफेयर के लिए ही बना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बना है, रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए बना है, सोशल प्रोग्रेस उसके लिए बना है, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बना है। और जैसे आत्मनिर्भर भारत आजकल चल रहा है, वैसे ही तब ये सोचा गया था कि पूरे साउथ एशिया को आत्मनिर्भर साउथ एशिया बनाना है, एक कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस सब में देना। और जितना एक दूसरे में कांटेक्ट बढ़ेगा उतना ही म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट सारे मेंबर कंट्रीज के बीच में बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं? म्यूचुअल असिस्टेंस देना है, टेक्निकल, साइंटिफिक, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, इन सभी मुद्दों पे। कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है इन 8 के अलावा उनके साथ भी कोऑपरेशन रखना है। इंटरनेशनल फोरम में एक साथ खड़े रहना है कॉमन इंटरेस्ट को लेकर के। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर काइंड ऑफ एम रखते हैं उनके साथ हमें भी इंटीग्रेट करना है, कोऑपरेट करना है, एसोसिएट करना है। तो ये हो गए इनके 8 ऑब्जेक्टिव। किस किस एरिया में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं या करना चाहते हैं? उसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, टूरिज्म,
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट में नेचुरल डिजास्टर अगर आ गया तो एक कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प कर पाए। बायोटेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी और ट्रेड को फैसिलिटेट करने में, सोशल अफेयर में, इंफॉर्मेशन और पॉवर्टी एलिविएशन में, पॉवर्टी गरीबी कम करने में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर एंड अदर्स। तो ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन ब्रॉडली गाइड किए गए हैं। इसमें अलग अलग सार्क प्रोग्राम भी चलाती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोग्राम जो भी है। सार्क का स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी बॉडीज आती है। इंपॉर्टेंट ये है काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेक्रेटेरिएट। तो काउंसिल मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो भी 8 कंट्रीज है उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल में रहेंगे। तो अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो अपनी तरफ से, इंडिया की तरफ से वहां पे होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वहां पे कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जो कि एस जयशंकर साहब हैं इंडिया की तरफ से। सेक्रेटेरिएट में एक सेक्रेटरी जनरल होता है, जो कि अपॉइंट किया जाता है इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो सेक्रेटरी जनरल भी कहां बैठता है? सेक्रेटेरिएट में बैठेगा। सेक्रेटेरिएट कहां है? काठमांडू में है। ठीक। सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन सी है? अलग अलग काम के लिए सार्क ने स्पेशलाइज्ड बॉडी बना रखी है। जब सार्क अच्छे से काम कर रहा था, उसमें सार्क का आर्बिट्रेशन काउंसिल है। आर्बिट्रेशन का मतलब जो भी डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो पाकिस्तान में बनाया गया है। डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड भूटान में बनाया गया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में बनाया गया है। और साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ढाका में, जो रीजनल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेगा पूरे एरिया में। एक जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड होगी, बाकी ऑपरेटर्स की स्टैंडर्ड होगी, उसको मेंटेन रखने के लिए। बात ये हुआ कि सार्क 2016 के बाद से एक तरह से लिम्बो में चला गया, फेल करने जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान ने उरी अटैक करवाया था इंडिया में, उसके बाद से इंडियन की गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बोला कि अगली मीटिंग जो होने वाली थी वो इस्लामाबाद में सार्क की कॉन्फ्रेंस, तो उसको हम लोग अटेंड नहीं करेंगे। इंडिया के अलावा साथ साथ बाकी कंट्रीज ने भी उसका बॉयकॉट किया और उसके बाद से सार्क की मीटिंग वगैरह होनी बंद हो गई। बट लास्ट ईयर जब कोविड आया तो वापस से इंडिया ने इनिशिएट किया प्रोग्रेस कि हम सार्क का वर्चुअल मीट करेंगे। कोविड की वजह से मीटिंग वैसे नहीं, और वर्चुअल मीटिंग किसके लिए होगा? कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना वायरस को हटाने के लिए, एक दूसरी कंट्री का कोलैबोरेशन करने के लिए ही होगा। ठीक है। सार्क का फ्यूचर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और फाइनली आपको ये इंफॉर्मेशन सारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किए हो तो। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।